नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के इस ठंडे मौसम में लगातार पॉलिटिकल सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और सियासी पारा भी गर्माता नजर आ रहा है। इन सब के बीच पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एक अलग तैयारी की जा रही है, खासकर यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम। उससे पहले श्रीनगर में अभी कथ बात और अभी हाल ही में जम्मू में गल बात का इनेकाद किया गया और क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और खासकर यूथ एंगेजमेंट और कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने का प्रयास किया गया कि क्या चुनौतियां इस वक्त है और किस प्रकार युवाओं की आवाज को सामने लाया जाएगा और एक बेहतर तरीके से उन अपॉर्चुनिटीज को कैश करने का प्रयास किया जाएगा। कितना महत्वपूर्ण ये यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, और क्या जम्मू कश्मीर में जो युवा इस वक्त परेशान है, एंग्जाइटी में है, क्या उनकी भावनाओं को एक वेंट मिल पाएगा? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रवक्ता रजत रंधावा जी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी। रजत जी, एक कार्यक्रम की शुरुआत श्रीनगर में हुई, कथ बात, और उसके बाद उस कड़ी में अभी हाल ही में जम्मू में गलबात का इनेकाद किया गया। कितना महत्वपूर्ण खासकर ये यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम्स, क्योंकि मैडम महबूबा मुफ्ती दोनों कार्यक्रम में थी और कहीं ना कहीं युवाओं को उन्होंने ध्यान से सुना। देखिए, आपने 2 कार्यक्रम की बात की, एक तो कथबद जो श्रीनगर में हुआ लास्ट टू लास्ट वीक में, और एक गलबात जो पिछले दिन जम्मू में हुआ। दोनों प्रोग्रामों की जो नुमाइंदगी थी, दोनों प्रोग्राम की जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था जिसको लोग सुनने आए थे, वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो सदर है महबूबा मुफ्ती साहिबा थी। आपको मैं बताता चलूँ कि यूथ इंटरेक्शन की बात मैं बाद में करूँगा। ये जो दोनों प्रोग्राम, चाहे वो जम्मू में गलबात हुई या श्रीनगर में कथबात हुई, ये पार्टी प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम नहीं करवाया गया। ये एक सिविल सोसाइटी के लोगों को एक इनविटेशन था कि हम पार्टी फ्लैग से हट के, पार्टी प्लेटफॉर्म से हट के, अगर कोई जलसा जलास होता तो जो वहाँ पे जिन्होंने एड्रेस करना था लोगों को, वो एक स्पॉट पे बैठती, वो तो खुद ऑडियंस का एक हिस्सा थी। इसमें सिविल सोसाइटी के लोग कश्मीर में भी इनवाइटेड किए गए, जम्मू में भी किए गए। अलग अलग सेक्शन के लोग वहाँ पे आए, बिजनेस लॉबीज आई, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आई, कुछ एक्टिविस्ट आए जो समाज के लिए काम करते हैं, कुछ नौजवान आए जो इस वक्त समाज के लिए काम करते हैं, चाहे वो एजुकेशन फील्ड के लिए में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो लॉ में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी भी सोसाइटी को रिप्रेजेंटेशन कोई ना कोई जो दे रहा था, उनको इस पार्टी प्रोग्राम में, इस कथ बात और गल बात में इन्वाइट किया गया, ताकि उनसे जाना जाए, ताकि उनकी दिल की सुनी जाए कि जिस उम्मीद से लोगों ने 2024 में एक सरकार जो जम्मू कश्मीर में चुन के लाई, जिनके पास इतिहास का सबसे बड़ा मैंडेट आज तक है, और जिसके सरबराह जो है जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, वो कहीं न कहीं जो पॉलिसीज़, कहीं न कहीं जो मैनिफेस्टो लेके उस वक़्त आए थे, वो अपना पूरा करने में 1 डेढ़ साल में नाकाम रहे। और लोगों में कहीं न कहीं एक फ्रस्ट्रेशन थी, बच्चों में कहीं न कहीं एक फ्रस्ट्रेशन थी, सिविल सोसाइटी में कहीं न एक फ्रस्ट्रेशन थी कि जो हसीन सपने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखाए गए कि हम सरकार में आने के बाद ऐसे करेंगे, तो वो उनके विचार जानने के लिए, उनकी क्या सजेशंस थी, उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी, वो जानने के लिए दोनों प्रोग्रामों को जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया। वैसे इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जिस तरह आपने कहा कि ये ऑफिशियल फंक्शन नहीं थे और इसमें प्रोटोकॉल का भी ध्यान नहीं रखा गया। महबूबा मैडम आई और आराम से जहाँ जगह मिली वो फ्रंट रो में बैठ जी। गई और कोई प्रोटोकॉल वहां पर नहीं था, खुल के बात हुई। लेकिन क्या इससे जो वॉइसेस, खासकर यूथ एंगेजमेंट ये कार्यक्रम थे, जो स्वर निकल के आए, क्या फीडबैक पार्टी ने दिया? देखिए, मैं जम्मू के प्रोग्राम की खासकर बात करूँ, जो कश्मीर में प्रोग्राम हुआ, किसी कारणवश मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, तो मैं जम्मू के प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। हमने पूरा कार्यक्रम देखा, आपने भी देखा, सिविल सोसाइटी ने देखा, मीडिया जगत के लोगों ने देखा, और जो अलग-अलग एजेंसीज़ उसको वॉच कर रही थी, उसमें यही उभर के आया कि जो भी स्टेज के पोडियम को जो एड्रेस कर रहे थे, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग थे, चाहे वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, चाहे वो कॉलेजेस के स्टूडेंट थे, चाहे वो यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट्स थे, चाहे वो पीएचडी स्कॉलर्स थे, सबकी जो जेन्युइन डिमांड्स है, सबकी जो एक दुःख की नवज़ है, उन्होंने अपनी खोल के रखी कि हम जिस उम्मीद से हम जिस तरह आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को जो हसीन सपने दिखाए गए कि यहाँ पे 370 टूटने के बाद इतना रोज़गार आएगा कि बच्चे हमारे नौजवान परेशान हो जाएँगे, कौन-सी नौकरी पकड़े और कौन-सी नौकरी छोड़े। बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स को इतनी अपॉर्च्युनिटी दी जाएगी कि हम मीडियम स्केल इंडस्ट्री लगाएँ, स्मॉल लगाएँ कि बड़ी इंडस्ट्री लगाएँ। जो बच्चे जो जेकेपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जो बच्चे जेकेएसएसबी की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, उनको ये दिखाया गया कि पिछले 70 साल से जो आपके साथ भेदभाव यहाँ की लोकल गवर्नमेंट करती आ रही है, हम उससे आपको निजात दिलाएँगे। अगर वो आपको साल में 100 नौकरियाँ देती, तो हम 10,000 देंगे।
तो लॉयर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उस इवेंट में निकल के आई, जो लॉ ऑफ एटर्निटी का जो सबसे 2-3 बर्निंग मुद्दे हैं, मैं उसमें ना जाऊँगा। सबसे बड़ी मुद्दा यही है कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कोर्ट से हटा के एक अलग डिपार्टमेंट को दे दिया गया, जिसमें मुझे लगता है कि जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स थे, जो वकालत नई-नई कोर्ट में करते थे, उनका जो गुज़र-बसर था वो रजिस्ट्रेशन पे चलता था। एक अच्छा वो वहाँ से हैंडसम अपना अर्न कर रहे थे, वो भी उसकी जो कमर है वो तोड़ के रख दी गई। जो यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स आए थे, उन्होंने ये डिमांड की कि हम जब यूनिवर्सिटी में स्कॉलर्स पे रिसर्च करते हैं, जो हमारा स्टाइपेंड जो पहले एक 15,000 पे होता था, ये सरकार निकम्मी आने के बाद, बाहर के वाइस चांसलर निकम्मे यहाँ आने के बाद, वो स्टाइपेंड का जो आधा हिस्सा काट के उनकी जेब में जा रहा है, जो आधा हिस्सा जो है वो हमें मिल रहा है, जिसमें उनको हॉस्टल के रेंट चार्जेस जो है वो उसको इन्फ्लेट किया गया, जो उनके मेस चार्जेस उसको बढ़ाया गया। अलग अलग सोसाइटी के लोग जो भी वहाँ पे रिप्रेजेंट किया, जिन्होंने अपने आप को पोडियम के ऊपर, माइक के ऊपर, उनकी कुछ एक्टिविस्ट थे जो कठुआ से आए थे, जिन्होंने फॉरेस्ट के बारे में जानकारी दी कि कैसे फॉरेस्ट लैंड को जो है वो इंडस्ट्रीज के लिए यूज किया जा रहा है। कुछ ने ये कहा कि हम नशे के विरुद्ध काम करते हैं, जब हम नशे के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो पुलिस हमें ही उठा के जो है थाने में बिठा देती है। जब लोग सरकार चुन के लाते हैं, लोगों की उम्मीद होती है कि सरकार हमारी बात सुनेगी, हमारी प्रोटेक्शन करेगी, हमारी रक्षा करेगी जब हम किसी के इनजस्टिस के खिलाफ बोलेंगे। जब वही सरकार निकम्मी होके बैठ जाए, जब वही सरकार कुछ करे ही ना, तो कहीं न कहीं जो एक इनिशिएटिव, जो एक फ्रस्ट्रेशन जो लोगों के बीच में थी, वो उन्होंने उस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए अपने व्यूज़, अपने जो उनकी उम्मीदें थी, वो एक गलबात के थ्रू रखी। रज़ एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा, मैडम महबूबा की तरफ से वहाँ पर जो उन्होंने अपनी संबोधन किया और वो कल से लगातार सुर्खियाँ बटोरता जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2015 में भाजपा और पीडीपी के बीच जो अलायंस हुआ था, उसको लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया और कहीं न कहीं वो अलायंस लोगों के हित में था। किस नज़रिए से आप उसको देखते हो? देखिए, मैं इसमें ज़्यादा कटाक्ष नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट ही बात करूँगा। इसमें जो लोग 2014 के अलायंस को, 15 के अलायंस को, भाजपा और पीडीपी के अलायंस को कहते हैं कि ये जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए सबसे बड़ा एक पॉलिटिकल सेटबैक था। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं। ये वो ए, बी और सी टीम में हैं जो 5 अगस्त 2019 के बाद अपनी काली करतूतें बचाने के लिए सेंटर की गोद में जाके बैठे। इन सबका एक ही राग है, एक ही पोइम है, जो ये हर जगह गाते हैं। अपने फेलियर को छुपाने के लिए, अपने पोल प्रोमिसेस को फुलफिल ना करने की वजह से, जो लोग उनको रोज सवाल पूछ रहे हैं, भाई आपने बोला था कि हम 12 सिलेंडर देंगे, वो कहाँ है? हमने 200 यूनिट बिजली देनी थी, वो कहाँ है? हमने इतने हजार हर महीने रोजगार देने थे, वो कहाँ है? हम जो फ्री सर्विसेज आपके लिए लेके आए थे, जो तो अब बंद भी हो गई है सरकार में 1.5 साल के अंदर अंदर, वो कहाँ है? हम आपकी माइनिंग बचाएंगे। आज तो इनके खुद के मंत्री माइनिंग में इन्वॉल्व है, इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व है। हम फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करेंगे, इनके खुद के मंत्री ऊपर नॉर्थ कश्मीर की तरफ जो है फॉरेस्ट की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। हम करप्शन हटाएंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, इनके खुद के मंत्री जो है अपने प्रॉक्सी मेंबर्स वहां लेके बैठे हुए हैं। तो ट्रांसपोर्ट की बात भी नहीं हो रही, माइनिंग की बात भी नहीं हो रही, एजुकेशन की बात भी नहीं हो रही। ट्रांसफर पॉलिसीज जो हमारे सबसे बड़ा इस वक्त जम्मू कश्मीर के मुलाजमों का बना हुआ, वो छोड़े आप डेली वेजेस के मुद्दों की बात करें कि हम डेली वेजेस को आते ही रेगुलराइज करेंगे। 250-300 का ही कोर्ट केस के थ्रू रेगुलराइज हुए, उसका क्रेडिट भी ये सरकार ले रही है। तो लोग हमसे ये ना पूछे कि आपके वादे कहाँ गए, हम उनको बताएंगे जी वो महबूबा जी ने, लेट मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था, वही हमारे लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। तो मैं समझता हूँ कि जो उस हिस्टोरिक अलायंस को, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अलायंस हुआ, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जम्मू में वन साइडेड मैंडेट जो है बीजेपी को मिला था और कश्मीर में वन साइडेड मैंडेट जो है पीडीपी को मिला था। कांग्रेस के पास भी नंबर्स थे, इवन की एक दो इंडिपेंडेंट्स थे, कुछ जमातें होती जिनके पास नंबर थे। अगर सरकार ही बनानी होती तो वहां से भी तो बन सकती थी। पर उस मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब का वो विजन देखें कि उन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इकट्ठा करने का जो काम है, जो हिस्ट्री में किया, और मुझे लगता है कि जो इस अलायंस की, जो एजेंडा ऑफ अलायंस की मुखालफत करते हैं, ये वो लोग जो हैं जो जम्मू कश्मीर के, खासकर जम्मू के डोगरों को और कश्मीर के कश्मीरियों को कभी इकट्ठा नहीं देखना चाहते। उस वक्त दरबार रूम भी जम्मू में होता था। उस वक्त जम्मू के मुलाजिम श्रीनगर में जाते थे तो उनको रेंटेड अकोमोडेशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती थी। आज तो वो अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं। नटशेल मैं यही कहूंगा कि उस हिस्टोरिकल अलायंस का जो मुखालफत है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्योंकि वो अपनी किए हुए वादे नहीं पूरे कर पा रही, अपने किए हुए कारकर्दगी लोगों के सामने नहीं लेके जा रही। वो जो अलायंस था, वो जो आपका एजेंडा ऑफ अलायंस जो हमारा साइन किया गया था, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस पीडीपी के द्वारा रखी गई थी, बीजेपी ने तो एग्री किया। वो एजेंडा ऑफ अलायंस आप पढ़े,
वो तो ऑन रिकॉर्ड है, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। उसमें किन किन बातों में बीजेपी ने एग्री की थी। 3 साल 4 साल सरकार चली, उसके बाद भी अगर जम्मू कश्मीर में आप उस वक्त के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स देखें, नेशनल टनल उस वक्त इनागोरेट हुआ, जम्मू के कुछ और मेजर प्रोजेक्ट्स उसमें आए, आईआईटी उसमें आया, आई एम्स उसमें आया, आईआईएम उसमें आया, क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कैंपस जम्मू में खुला, विक्रम चौक के फ्लाईओवर उसमें बने, महाराजा हरि सिंह का पार्क उस अलायंस में आया। और भी काफी मेजर प्रोजेक्ट है जिसमें जाएंगे तो काफी वक्त लग जाएगा। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी नाकामियां छुपाने के लिए वो ब्लेम गेम जो है वो खेलती है। और अजय जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी आरोप लगा रही है कि इस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यूथ एंगेजमेंट पे फोकस कर रही है। कश्मीर में कथबात, जम्मू में गलबात हुआ, लेकिन जब इख्तियार में थी, सरकार में थी पीडीपी और बीजेपी, तब यही सरकार, यही पार्टी उस वक्त पीएससी भी लाई और पैलेट गन का भी प्रयोग किया गया। इस तरह उनका ये मानना है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यूथ को लेकर अपनी इमेज को रिफ्रेम करने की कोशिश कर रही है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बताता जाऊं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो फॉर्मेशन हुई, जो उसका नींव पत्थर रखा गया, वो 1999 में रखा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस कब से है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सबको पता है। पीएसए कौन लाया, सबको पता है। इनके तो खुद के एमएलए इस वक्त पीएसए में है, उसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते। आप पीडीपी को दोष देते हैं कि इन्होंने पीएसए नौजवानों पे लाया। पीडीपी ने सरकार में रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में रहते हुए कम से कम 10 से 12,000 नौजवानों की एफआईआर जो है वो वापस ली थी। इतना बड़ा कदम मुझे लगता है हिस्ट्री में आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया कि सेंटर की आंख में आंख मिला के नौजवानों की एफआईआर वापस ली जाए। आप तो सेल्समैन बन के रह गए ना, शॉल्स उठाते हैं श्रीनगर से तो जाते हैं दिल्ली में, कुछ मिलता नहीं है, फिर वापस आते हैं, एक नया लॉट शॉल का उठाते हैं, फिर गुजरात जाते हैं, फिर कुछ नहीं मिलता, फिर आप बारामूला में जब प्रधानमंत्री साहब किसी टनल की इनॉग्रेशन कर रहे थे, उनकी तारीफें करते हैं कि शायद वो डोगरे में कहते हैं ना, डोगरी में चुंगे में कुछ थोई है सानू, वो भी नहीं इनको मिला। तो जिस हिसाब से कथबात और गलबात को ये डिफ्रेम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे बड़ा सेटबैक तो बडगाम की री इलेक्शन थी। ये तो उसी में हार गए जहां से उमर अब्दुल्ला साहब खुद जीत के आए थे। यूथ के लिए अगर कोई पॉलिसी होती, यूथ के लिए कुछ एंगेजमेंट्स होती, तो यूथ उनको वहां सपोर्ट देता। वहां पे अभी जो एमएलए जीत के हैं बड़गाम में, वो भी नौजवान है। उनका विजन लोगों ने पसंद किया, उनकी पॉलिसीज लोगों ने पसंद की, उनका तरीका लोगों ने पसंद किया। उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों को लैंड ग्रैबर तक कहा। उमर सरकार साहब की सरकार के लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को ये कहा कि ये बिजली चोर है। तो मुझे लगता है जिनके जो लोगों को चोर बोलेंगे, जो लोगों को लैंड ग्रैबर बोलेंगे, वो यूथ के लिए क्या ही विजन लेके आएंगे। अगर कोई इनिशिएटिव लेके नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे कोई काम कर रहा है, तो मैं आपके माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ टीम को भी इनवाइट दूंगा कि कल को हमारा कोई प्रोग्राम होगा, आप भी अपने ग्रेवियंस लेके हमारे पास आए, क्योंकि आपकी खुद की सरकार आपकी नहीं सुन रही। चलते चलते साल 2025 समाप्त होने को है और 2026 एक नई उम्मीद लेकर जम्मू कश्मीर के सामने है। पीडीपी किस नजरिए से इस जाते हुए साल को देख रही देखिए, चैलेंजेस जो है 5 अगस्त 2019 के बाद, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे बड़ा सेटबैक आज तक इतिहास का वही, हमने कोविड भी देखा, हमने अर्थक्वेक्स भी यहाँ पे देखे, फ्लड्स भी देखे, जिसमें हमारा काफी ज्यादा नुकसान हुआ। उस नुकसान से हम उभर के आ गए, पर जो 5 अगस्त 2019 को हमारा नुकसान हुआ, हमारे बच्चों के राइट्स जो हमसे छीने गए, हमें एक किस्म का पैरालाइज करके बिठा दिया गया। ना काम है, ना रोजगार है, ना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ है, पर वो बाहर वालों के लिए है। शराब के ठेके यहाँ पे 300 खोले गए, बट ठेकेदार जो है बाहर के हैं, पीने वाले जम्मू के हैं। अब माइनिंग के ठेके जो है बाहर के लोगों को दिए गए हैं, बट जम्मू के लोग जो है सिर्फ उसमें मजदूरी कर सकते हैं। वो पत्थर उठा के ट्राली टिप्पर में भरेंगे, रेत उसमें भरेंगे, वो भी इलीगल। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है यहाँ बड़े बड़े बिजनेस अब आए। अभी जम्मू में इस वक्त नेशनल लेवल के 10 प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं। एक भी जम्मू कश्मीर का लोग, रिसेंटली आपने देखा, एक भी जम्मू कश्मीर का लोग उसमें कोई हायर पोस्ट पे नहीं है, ना वो इंजीनियर है, ना वो कॉन्ट्रैक्टर है, ना वो एचआर डिपार्टमेंट में है, कहीं भी नहीं। अगर कहीं है तो वो लेबर का काम कर रहा है। जिसकी लेटेस्ट एग्जांपल जो है वो जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो इशू बना हुआ, जो ऑन एयर हर जगह लोगों ने देखा, जहां पे बीजेपी की एमएलएस जाके खुद वहां के प्रोजेक्ट हेड्स को जो है धमका रही हैं, और वो पूरा क्लैरिफाई कर रहा है कि हमने 1500 का लेबर जो है जम्मू कश्मीर की लगाई। अगर जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने पढ़ लिख के लेबर का ही काम करना है, तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर जो 5 अगस्त 2019 से पहले वाला था, वो हमारे लिए अच्छा था। उम्मीद करूंगा कि आपने 2026 की बात की, तो उसमें भी मैं यही कहूंगा कि हम उम्मीद करते हैं कि 2026 में जो हमारा सेटबैक उस वक्त हुआ, उसका कहीं ना कहीं जो है एक हम इम्प्रूवमेंट लेके जम्मू कश्मीर के जो सियासतदान है, चाहे वो किसी भी पार्टी से, चाहे वो नुमाइंदगी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, चाहे वो अपोजिशन में है, सबकी एक दुख भरी आवाज है कि हमें वो जो अपना 5 अगस्त 2019 से पहले वाला जम्मू कश्मीर है वो हमें मिल जाए।
वो हमें इसलिए चाहिए कि आज हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, कल को हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें, हमारे आने वाली जनरेशन जब हमसे ये पूछे कि उस वक्त जब हमारे हक हकूक हमसे छीने जा रहे थे तो आप क्या कर रहे थे। एटलीस्ट हम इतिहास में वो चीज़ बन सके कि जब हमसे ये डाकाजानी की गई तो हमने अपनी आवाज़ बुलंद की, हमने अपनी आवाज़ सरकार के खिलाफ की, हमने अपनी आवाज़ जो है सेंटर के खिलाफ उठाई। हम मम बन के ना रह जाए कि हमें जब पावर दी गई, हमने बात करनी थी, अपने हकूक की बात की, हम अपने बच्चों को ये एग्जाम्पल ना दे कि हमारे उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे वो दिल्ली में जाके शॉल बांट रहे थे। जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और खासकर जम्मू कश्मीर में यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम्स और पार्टी की विजन को आपने यहाँ पे ट्रांसलेट किया। आपका बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर।